फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल में भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीज़न। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि भारत को कितने भागों में फिजिकली डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। इन नोट्स में लिखा है पूरा चुंबकत्व। पूरा चुंबकत्व क्या है? पैलियोमैग्नेटिज्म इसे बोला जाता है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म है क्या? अध्ययन की वह शाखा है, मतलब इसके द्वारा जो हम लोग स्टडी करते हैं वो ये है कि चट्टानों अवसादों, इट मीन्स रॉक्स एंड सेडिमेंट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके उस टाइम पे ये देखा जाता है कि इन चट्टानों या इन अवसादों में जो गुण हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में सहायक होती है। तो यह शाखा किसके बारे में सहायक होती है? प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, मतलब कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं भू से संबंधित, उसके बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो पैलियोमैग्नेटिज्म उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व, मतलब अगर आप अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें भी पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें अल्फ्रेड वेगनर होते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है, को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जिसको आधार बनाया था वो भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को ही आधार बनाया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है के अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। मतलब भारत की भूमि जो है वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में देखिए कौन कौन से कंट्री आते थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा आपके जानकारी के लिए मैंने इसे रीड किया। आगे भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ छोटा सा और है कि अब हम देख लेते हैं भारत को कितने भागों में विभाजित किया है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ज़्यादा इसमें आप भौतिक विभिन्नता देखेंगे भारत की भूमि में। तो इसके लिए भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं? सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें आप देखते हैं ना हिमालय आपका आ जाता है। विशाल मैदान जो गंगा का प्लेन्स आ जाता है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, तो प्रायद्वीप भाग में जो पठार हैं, तट एवं द्वीप, तो इतने चीज़ आ जाते हैं आपके 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो आप देख लिया। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच, शैल स्तर क्रम, उच्चावच, विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो आपने देख लिया, ये तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हो ही गए। उसके बाद भारत को किस आधार पर और बांटा जा रहा है? शैल स्तर क्रम, उच्चावच, विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 3 प्रमुख और 6 उप भौमिक उपभौतिक भू प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर को अब हम रीड करते हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। अब किधर को सरका है? उत्तर को। अब देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार भारतीय स्थलपिंड किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कंट्री हैं? इसमें कंट्री की भूमि है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सब क्या थे? एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। इट मीन्स गोंडवाना लैंड में। ठीक है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। इस गोंडवाना लैंड का क्या हुआ? विखंडन हुआ। और जिस विखंडन के फलस्वरूप क्या हुआ कि जिसमें भारतीय स्थल जो है पिंड किधर की ओर सरका? उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए किधर की ओर गया? उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका भाग था? एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा तो जिसे क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। ठीक है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, विशाल मैदान आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, तट एवं द्वीप आ जाते हैं। भारत को कितने? 6 उपभौतिक भाग में बांटा गया, भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, और 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं फोर्थ, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में? तराई वाले क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? प्राकृतिक जल
स्रोत होते हैं, ठीक है, जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं कैसे होते हैं? धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। अब देखिए, जल स्रोत क्या होता है, पाताल तोड़ कूप क्या होता है। तो प्रथम मतलब जल स्रोत जो है वो स्वतः ऊपर आ जाता है, मतलब उसमें जल क्या होता है, ऊपर की तरफ स्वतः ही आता है। परंतु दूसरे में मतलब पाताल तोड़ कूप में क्या होता है कि मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले क्या करना होगा, पाताल तोड़ के लिए कुआं खोदना पड़ेगा, और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। और उसमें जल स्रोत में क्या होता है कि स्वतः निकलता है। तो दोनों में, एक में कुआं खोदना है, एक में क्या है, स्वतः जल निकलेगा। तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, मतलब इसमें विचार कीजिए। अब देखा जाए संरचनात्मक दृष्टि से, अगर देखा जाए तो मेघालय पठार किसका, दक्कन दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। मतलब मेघालय पठार क्या है, दक्कन पठार का ही एक भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई, ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। तो ये तो गलत है, क्योंकि अब हमने देखा कि उसमें भारतीय प्लेट के साथ साथ क्या क्या था, आपने ऊपर रीड किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मेघालय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही आउटलायर है, ठीक है। बहिर्शाही मतलब एक भाग है जो उससे दूर पे है, ठीक है। यह एक समतल भूमि है, ठीक है। मेघालय पठार क्या है, एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप, आप देखेंगे तो मेघालय पठार और दक्कन ट्रैप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है। तो गैप क्या बोला जाता है, मालदा गैप बोला जाता है, द्वारा पृथक हो गया है। तो कथन एक तो सही है, ऊपर ही देखा हम लोगों ने। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिनति में हुई है, चलिए ठीक है, ये भी सही है। श्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। मतलब हिमालय दक्षिण की ओर प्रसारित नहीं हो पाया, उसको किसने रोका, प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के दृढ़ भूखंड ने रोक दिया हिमालय के दक्षिण प्रसार को। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हुआ, ठीक है। वो अग्रगर्त क्या हुआ, यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है निरंतर लाए जा रहे अवसादों, ठीक है, सेडिमेंट्स के थ्रू अग्रगर्त धीरे धीरे भरता गया। बाद में इसी विशाल मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है, जो गंगा प्लेन्स बोला जाता है। तो ठीक है, तो तीनों सही हो गया। आगे देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ, किसके, भारतीय प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ना कि यूरोपियन प्लेट, ठीक है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, तो आप समझ गए ना, ये गलत था। आगे देखते हैं, सिक्स्थ में जाते हैं। अब इसमें देखना है कि क्या असत्य है। भौमिकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, चलिए ठीक है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते, ये भी सही है, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। अब आगे देखते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। तो असत्य क्या है, लग रहा है यही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण हुआ था वो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान व निर्गमन के कारण हुआ। तो नदियों द्वारा नहीं हुआ, भूमि के उत्थान, भूमि के ऊपर उठ जाने या निर्गमन के कारण हुआ। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, तो ये तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत है, तो ये भी सही है। भौमिकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है, ये भी प्राचीन भाग है, सही है। आगे देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें भूभाग किस काल में हुआ। तो उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कब हुई, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति कब हुई, सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। तो इन कालों में इन भूभाग की उत्पत्ति हुई। अब इसमें ये देखते हैं कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। केरल का जो कुट्टानाड है वो क्या है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आगे देखते हैं। तो इसमें केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अभी ये दिखा समुद्र तल से नीचे, मतलब समुद्र जो वाटर लेवल है उससे भी नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खेती करते हैं, इसमें केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, इसका मतलब धान की खेती करते हैं। कुट्टानाड सतत कृषि एवं मत्स्य पालन, तो इसमें कृषि भी हो रही है और मत्स्य पालन हो रहा है, मिश्रित हो रहा है, के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को
वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा किया है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें कौन सा मरुस्थल है? भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है। ठीक है, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग क्या है? थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य से पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ से है? राजस्थान से तथा पाकिस्तान में है थार का मरुस्थल। ठीक है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु है, पश्चिमी भाग में सिंधु द्वारा सिंचित है क्षेत्र है। तो अगर ये देखते हैं कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर किसके द्वारा सिंचित क्षेत्र है? सिंधु द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये कौन सा है? रोहतास। ठीक है, अब बिहार के धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिले जो है दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। ये धारवाड़ का बात कहाँ पे आते हैं? दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले? मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहार है, वो दक्षिण पूर्व बिहार था धारवाड़, और यहाँ पे क्या है? रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार के, तो विंध्यन प्रकार के दक्षिण पश्चिम बिहार में की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। दक्षिण पूर्व में क्या होता है? धारवाड़। देख रहे हैं, बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर तथा सोन नदी घाटी मतलब रोहतास में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसमें कौन सा नवीनतम है? गोंडवाना। तो इनमें में से विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ में से कौन सबसे ज़्यादा नया है? गोंडवाना। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं, तो आर्कियन के बाद क्या है? धारवाड़। धारवाड़ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद क्या हो रहा है? विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी बाद आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ? आर्कियन क्रम, उसके बाद क्या हुआ? धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के बाद कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम के बाद विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम के बाद फिर गोंडवाना क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश में जब हम आते हैं तो उत्तर भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा। ठीक है, तो उत्तरी सीमा पर जो हिमालय है वो भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत की श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई? हिमालय सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, मतलब हिमालय की लंबाई देखा जाए तो 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई जो है इसकी 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, ये किस तरह का है? अगर डिज़ाइन में देखा जाए अर्धवृत्त। ठीक है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कहीं पे ये पतला भी है, कहीं पे ज़्यादा ये चौड़ा भी है। भारत के प्रमुख हिमालयी जो राज्य हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य देखा जाए तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे देखते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। अब यहाँ पे राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी हिमालय के ही अंदर आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा इसका जो पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, मतलब पश्चिम भाग में कम विविधता एवं पूर्वी भाग में अधिक विविधता। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर अगर देखा जाए और वलयों की तीव्रता के आधार पर देखा तो 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो हिमालय को कितनी भाग में यहाँ पे बांटा गया है? आप देखिए, सबसे पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या है? वृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र बोला जा रहा है, वृहद हिमालय को महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, यहाँ पे लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय, उसके बाद ब्राह्य या उप हिमालय, उप हिमालय किसको बुलाया जा रहा है? शिवालिक को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य जो होता है लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान दक्षिण क्रम में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इस हिमालय से निकले वाली जो सभी नदियाँ वो सतत वाहिनी हैं। ठीक है, हमेशा बहने वाली हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये वर्षा कारण है इन सतत वाहिनी का? देखिए, सही तो दोनों हैं, लेकिन इसमें उचित कारण नहीं लग रहा है। तो इसमें हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। ठीक है,
उसके बाद इसकी प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत जो हैं वो हिमानियों से हैं, मतलब बर्फ़ पिघलता है तो इसमें हमेशा पानी भी रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, ठीक है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कारण ये नहीं बता रहा है कि ये इसका स्रोत जो है वो हिमानियों बर्फ से है, बल्कि ये बता रहा है दक्षिण पश्चिमी, तो ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं सतत वाहिनी हैं, ठीक है। क्या है? सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। देखिए दोनों सही हैं, ठीक है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही पुष्टि करता है, ठीक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। चलिए आइए देख, उपयुक्त विकल्पों के अनुसार वृहद हिमालय जो है, हिमालय में सबसे प्राचीनतम श्रेणी, अगर हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि वृहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद क्या है, लघु हिमालय श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो वृहद, लघु एवं शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं, इनका उत्थान कब हुआ था, टर्शियरी, ठीक है। टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश की अधिकांश भाग में क्या होता, साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। किससे होता? सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसमें सभी के सभी सही। यदि हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया, ठीक है, से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो आप जान रहे हैं ना, उत्तर की तरफ से क्या होता है कि भारत का जो हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया से आने वाले जो हवाएं हैं, शीतलहर हैं, तो उनको वो रोक लेता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उसका अधिकांश भाग क्या होता है, साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। अगर हिमालय ना होता, अभी हिमालय है तो उसने रोक लिया है। सिंधु गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है क्योंकि सारी नदियां बह के आ रही हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। सही बात है, जब इस तरीके से शीतलहरें आती और सब चीज़ें आती तो मानसून भिन्न नहीं होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनाता है, ये भी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सहायक बनाता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों में अपर्दन व निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, ये सही है। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय, उप हिमालय हमने देखा ना, हिमालय कितने भाग में, तो यहाँ पे देखिए उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भाबर। अब उप हिमालय क्षेत्र के अगर देखा जाए गिरिपथ क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? गिरिपथ क्षेत्र में। पश्चिम में सिंधु से, पूर्व में तिस्ता। तो आपने देख लिया ना, गिरिपथ किसको कहते हैं? फुटहिल्स को कहते हैं। जैसे एक बड़े पहाड़ पर्वत श्रेणी के नीचे जो देखेंगे कि उसके आधार पर आपको एक और पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, उसी को गिरिपथ कहा जाता है, फुट हिल्स को। तो गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से, पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या बोला जाता है? भाबर कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि एक पर्वत श्रेणी के नीचे आप देखेंगे ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा, उस पर्वत श्रेणी से मतलब छोटा, कम ऊंचाई वाला जगह, उसे गिरिपथ बोलेंगे, फुट हिल्स। तो यह सामान्यतः कितना है? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग हो जाने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है, ठीक है। भाबर क्या है? कंकड़ एवं बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो ये क्या है? शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण भाग पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं, शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों। शिवालिक के कहाँ से? उत्तरी ढालों, और लघु हिमालय के अगर दक्षिणी ढाल में जाएंगे कि मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं, ठीक है। तो हिमालय का पर्वत प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो अभी हिमालय आप जाने रही हैं। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तो कब हुआ? सेनोजोइक में, ठीक है। तो शिवालिक या ब्राह्म हिमालय, ठीक है, तो शिवालिक कहो या ब्राह्म हिमालय कहो, का निर्माण आज से लगभग 5 या 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं। तो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिण। तो हिमालय का जो दक्षिण आप देखेंगे सबसे ज़्यादा,
तो दक्षिणी छोर क्या है, जिसे क्या बोला जाता है, शिवालिक, ठीक है, जिसकी अगर ऊंचाई देखेंगे तो 9 से 1100 मीटर के मध्य है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बाद। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है, तो शिवालिक श्रेणियाँ प्रदेश के अनुसार उसमें ऊंचाई में भिन्नता भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो हम कहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं हिमालय। तो हिमालय यहाँ पे आप देखेंगे कितने हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। तो 4 भागों में यहाँ पे बटा हुआ है। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन है, पंजाब हिमालय, ठीक है। तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन है, पंजाब हिमालय है। और सतलज और काली नदियों के बीच कौन है, कुमाऊं हिमालय है। आगे देखते हैं, काली और तिस्ता के बीच कौन है, नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और दिहांग के बीच है असम हिमालय है। तो इसे आप आसानी से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब शिवालिक शैल समूह। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण, गिरिपद की स्थिति का। अब भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। इसे ध्यान से देखिएगा, भाबर जो मैदान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। शिवालिक के गिरिपद मतलब शिवालिक जो है पर्वत श्रेणी है, उसके गिरिपद क्षेत्र मतलब आप जान रहे हैं फुटहिल्स के पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में तिस्ता तक, मतलब पश्चिम जो है गिरिपद का और पूरब जो है वो सिंधु एवं तिस्ता है, ठीक है, के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाले इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है, कंकड़ बजरी के जमाव से हुआ है। तो हमें यहाँ इसका उत्तर मिल गया ना कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो किसका है, गिरिपद की स्थिति का, ठीक। आगे देखते हैं, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे आप यहाँ पे, उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, नवीन वलित पर्वत में गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जाते हैं, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आप क्या देखेंगे, नवीन वलित पर्वत, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें कुछ आप देखिए, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें आप देख लीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसमें ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ऐसी हैं, आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है, मध्य किसके किसके बीच में है, शिवालिक और महान हिमालय। तो लघु हिमालय, अभी हमने देखा हिमालय के 4 भाग ना, तो इसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इसमें पूछा क्या गया है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय किसके किसके मध्य है, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय। तो ये देखिए महान हिमालय और शिवालिक के बीच लघु हिमालय है, तो आप समझ सकते हैं इसे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर। तो पश्चिम भाग में हमने क्या पूछा है, यहाँ पे पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर, मतलब दक्षिण भाग से उत्तर भाग की ओर अगर आप जाते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण से जब उत्तर जाएंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, शिवालय हो गया, उसके बाद लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। तो इसमें क्या हो गया, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। तो इसमें 3 ही है, तो आप ऐसा समझ, पश्चिम भाग में हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, हिमालय की श्रेणियों के पश्चिम भाग में अगर देखा जाए दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा कौन है, उसे शिवालिक बोला जाएगा, श्रेणी है। उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु हिमालय आ गया, फिर मध्य हिमालय आ गया, फिर महान हिमालय आ गया, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय दोनों एक ही है, फिर महान हिमालय आ गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो नवीन पर्वत श्रेणी इसमें कौन सा है, शिवालिक है। तो शिवालिक जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें फिर वही है, आपने अभी इसे सॉल्व किया था। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो यही पड़ेगा, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो यही आपको पर्वत मिलेंगे, ठीक है, श्रृंखला मिलेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किससे संबंधित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। तो मतलब ये पर्वत 3 किससे संबंधित है, ट्रांस हिमालय से, जबकि धौलाधर जो है वो लघु या मध्य हिमालय से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाले पर्वत श्रेणी कौन सी हैं। तो उत्तर दिशा के क्रम वाले पर्वत श्रेणी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको उत्तर की तरफ जाना हो तो आप कैसे जाएंगे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर स्थित पर्वत की श्रेणियाँ क्रमशः देखा जाए तो सबसे पहले पीर पांजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो पीर पांजाल जो पर्वत श्रेणी है वो मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। किस हिमालय,
मध्य हिमालय, जिसे आप कभी कभी लघु हिमालय भी बोल देते हैं, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं इसका उत्तर क्या है, बी है, पीर पंजाल जास्कर श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उपर्युक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? पटकोई श्रेणी, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से इसमें हमें क्या पता लगाना है, निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो इसमें पटकोई श्रेणी है, ठीक है, इन श्रेणियों में। अब इसमें क्या लिखा गया है कि पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है। किसमें है? हिमालय श्रेणियों में, जिसका निर्माण कब हुआ? टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी जो हैं दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, ठीक है। जो प्रायद्वीप पठार का भाग है, प्रायद्वीप पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से नवीनतम श्रेणी पटकोई हुआ। पटकोई क्यों हुआ? क्योंकि हिमालय से संबंधित है। प्रायद्वीप पठार में जो है वो तो आप जानते ही प्राचीन है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो आप देखेंगे पटकाई पहाड़ियों से जो संलग्न राज्य है उसमें पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, ठीक है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य, ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है, ठीक है। पीर पांजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पांजाल श्रेणी कहाँ पे पाई जाएगी? यहाँ पे आप देख लीजिए, पीर पांजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। और मध्य हिमालय ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश से जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है पीर पांजाल, ठीक है। दिशा का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसमें यह देखना है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया, ये भी सही है। मनाली, लाहौर, स्पीति घाटी को जोड़ती, ये भी सही है। हिमालय के पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सही है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये 9.02 किलोमीटर अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पांजाल श्रृंखला में स्थित है। पीर पांजाल के किस में स्थित है? पूर्वी, ठीक है। यह पूरे वर्ष मनाली के लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है, ठीक है। पूरे वर्ष मतलब इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण किसने करवाया? सीमा सड़क संगठन ने, DRDO ने, तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी, ठीक है। इस टनल की आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पांजाल को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? वृहद हिमालय एवं पीर पांजाल। तो भारत के जम्मू एवं कश्मीर, जो आज के समय में 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल। तो कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में क्या है? वृहद हिमालय, और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। अब यहाँ पे क्या पता लगाना है? कश्मीर घाटी, तो भारत के जम्मू कश्मीर, ठीक है, में स्थित कश्मीर घाटी कहाँ कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। तो वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है, क्या स्थित है? कश्मीर घाटी, ठीक है। आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, तो अभी हमने देखा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साई चिन्ह का भाग्य है? तो ऑक्साई चीन का भाग्य यहाँ पे देखते हैं। तो ऑक्साई चीन का भाग्य अवस्थित भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। भारत, चीन और पाकिस्तान, इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था ऑक्साई चीन के जगह को। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार जो है ऑक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है, लद्दाख पठार, ठीक है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय की 8,850 है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें जो महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? 6,000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है, की ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर, लगभग 8,850 मीटर। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है, ठीक है। हिमाचल पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची है? मध्य हिमालय का, ठीक है। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, ठीक है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? मध्य
अथवा लघु मध्य या लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है। तो हिमालय यहाँ पे देखते हैं कितने राज्यों में। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इनके अलावा असम एवं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हुआ? ये गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अतः हिमालय को 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है, तो ये तो क्लियर हो गया, गलत है। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट जो है उसमें कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार कितना हुआ? 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के। पुलिकट भारत का दूसरे सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, और आंध्र प्रदेश है। तो समझ 1-2 गलत है, जबकि 3 इसमें सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा हैं? तो इसमें ये देखिए नहीं है। तो उत्तराखंड में तो है, सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ नवीनतम हैं? तो इसमें हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है या दिए गए विकल्पों में से नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो नवीन इसमें क्या दिया गया? हिमालय श्रेणी नवीन वलित है, जबकि अरावली सबसे प्राचीन है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो अभी हमने देखा जाए हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, महान हिमालय। नीचे दिए गए कथनों को देखना है। नीचे दिए गए कथन दिए गए जिनमें में से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें ए आर दोनों हैं। ठीक है, सही है। तो इसमें यह देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र अगर देखा जाए हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4th एवं 5th में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः ए सही है। ठीक है, सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र। ठीक है, तो सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र किसमें स्थित हो गया? हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है। इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? यहाँ पे सरोवरीय मैदान का। तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। तलछट जमाव से अगर निर्मित हो जाए किसी मैदान में आप तलछट जमाव देखते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? सरोवरीय। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो हैं जीवाश्महीन है। ठीक है, तो ये तो गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। सही है। ब्राह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये भी सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, तो मैंने ऊपर ही आपको बताया। अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। ब्राह्य हिमालय या शिवालिक में स्थित बुर्जहोम गुफर काल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2-3 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये क्या है? हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा भू आकृति। ठीक है, किसके लिए? केसर की। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो तिब्बत में। कैलाश पर्वत कहाँ पे है? तिब्बत चीन क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप जानेंगे कैलाश पर्वत कहाँ पे है, जहाँ पे आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वो कहाँ पे? तिब्बत, चीन की तिब्बत पे। ठीक है, और ये किसके लिए? हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।